अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। मतलब आपने सोचा है कि आपने मुझे टाई हिला के कप हिला के डिस्ट्रैक्ट करना होता है? कब किधर आज नहीं हिलाया मैंने। ये है इमरान हसन। इनके नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। इनकी सुबह सुबह इनका मूड ही आपको बता देता है कि ये माशाल्लाह इतनी खुश मिजाज माशाल्लाह। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज ट्यूसडे है ना? आज यस ट्यूसडे से सेकंड डे ऑफ द वीक। स्लो चल रहा है और भाई मंगल थोड़ा स्लो होता है हमारे लिए, हमेशा देखने वालों को पता है, लेकिन उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। मुल्क में सियासी गहमा गहमी को एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ थोड़े परेशान भी हमारी तरह के मामला किधर जाएगा। लेकिन कल की भी हाईलाइट थी, आज की भी है। ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आज हमें मौका मिला सुबह सुबह बहुत खूबसूरत सुबह में तस्वीरें बनाने का। सुबह की तस्वीरें बनाने का, अपनी नहीं। तो वो बहुत खूबसूरत थी और हवा भी अच्छी चल रही है कंपैरेटिवली कल की निस्बत। आज बड़ा अच्छा रात को जो बारिश हुई उसने काफी अच्छा किया वेदर, और उसके बाद अच्छी खुलकर बारिश। तो नहीं धुलवाई आपने? नहीं, मैंने धुलाई नहीं, मैं डीट हो गई। मैंने काम नहीं करना बारिश से, जब तक मैं वेदर फोरकास्ट देखूंगी और मैं काम करूंगी। लेकिन स्टिल से लाहौरियों के लिए, खैर इस्लामाबाद में भी बारिश और बाकी पंजाब के इलाकों में भी हुई है, काफी जगहों पे बारिश हुई। तो ओवरऑल वेदर लाहौर में नहीं जाता ना, बाकी पूरी दुनिया में भी। अच्छा भाई, टोकना तो आप जरूरी है। खैर जी, मजीद सुबह सुबह कोई इख्तिलाफ राय नहीं होना चाहिए, आपका भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सा दिन गुजारिए मुस्कुराहट के साथ और खुश रहिए। हम शो का आगाज करते हैं आज की। हाँ करें, चलें जी। आगाज में आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। सियासी महाज का नया राउंड शुरू। इमरान खान का फौरी इलेक्शन की तारीख और असेंबलियां तहलील करने पर जोर। हुकूमत ने किसी दबाव में न आने और आईनी मुद्दत पूरी करने का तहैया कर लिया। हुकूमत का लॉन्ग मार्च से निपटने का मंसूबा तैयार। इस्लामाबाद का रेड जोन बंद, डी चौक सील। लॉन्ग मार्च को श्रीनगर हाईवे तक महदूद करने का फैसला। पीटीआई के 700 रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा। पीटीआई की लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां। साबिक वजीर आजम इमरान खान की पेशावर के सदर बाजार में आमद। दुकानदारों और आवाम से मुलाकात। हकीकी आजादी के लिए लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत। लोग कप्तान के साथ सेल्फियां बनाते रहे। हुकूमत की IMF प्रोग्राम की बहाली की कोशिशें। वफाकी वजीर रिफ्ता इस्माइल का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए बगैर IMF से डील कामयाब करवाने का दावा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। सियासी कशीदगी तो जारी थी ही, अब एक नया राउंड शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि एक फाइनल राउंड, फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 25 मई से, आपको मालूम है, इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं। लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत के सामने 2 मुतालबे रख चुके हैं। एक इलेक्शन की तारीख दें और ओब्वियसली असेंबली तहलील करें। उन्होंने इदारों से भी न्यूट्रल रहने का मुतालबा किया। इमरान खान ने इस मुतालबे पर और इस मुतालबे के पूरे होने तक उनका इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान है। वो कहते हैं कि हम वहाँ पर रहेंगे जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में खिताब करते हुए PTI चेयरमैन इमरान खान को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन पर बयानबाजी भी की और कुछ उनके माजी की बातें भी याद करें। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। खान हर रोज नया नैरेटिव जो है वो तश्कील देता है। शायद उसको याद नहीं रहता कि मैंने 5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले क्या कहा था। 4-5 जो है दफ़ा उसने मुख्तलिफ जलसों में न्यूट्रल के मतलब कहा कि न्यूट्रल कोई नहीं होता, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं। कल उसने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी। अब कौन सी उसकी बात पे एतबार किया जाए? जो पिछले 1 माह से जो कह रहा है उस पर एतबार किया जाए, ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने पेशावर में कहा है उस पर एतबार किया जाए। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा आपने सुना। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हर पहलू से तैयारी शुरू कर दी है और इस पर लॉन्ग मार्च को खुली छुट्टी ना देने का फैसला कर लिया है। फौरी इलेक्शन का दबाव और असेंबलियां तहलील करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद के रेड जोन कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। डी चौक को भी सील कर दिया गया है, जबकि वजारत दाखिला ने
पुलिस, एफसीओ, रेंजर्स भी तलब कर ली है। दीगर सूबों के हवाले से बताएं तो पुलिस की भारी नफरी वहां से भी बुला ली गई है और जो कैदी वैन से और 15,000 आंसू गैस के शेल भी मंगवा लिए गए हैं और लॉन्ग मार्च को श्रीनगर हाईवे तक महदूद करने का फैसला भी कर लिया गया है। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने एक खदशा जाहिर किया है कि 700 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है और इसी हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। प्लान किया गया है 700 पीटीआई के जो रहनुमा हैं, लोग हैं, उनको गिरफ्तार कहा जा रहा है। उसके साथ जो एक्टिविस्ट हैं, जो मीडिया के और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनके ऊपर जाली पर्चे किए गए और उनको उठाया गया। मैं नून लीग की उन लोगों को जो सीरियस लीडरशिप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये गीदड़ भभकियों से मामला हल नहीं होगा। हम कोई पीटीआई जो है वो कोई छोटी जमात नहीं है, ये पाकिस्तान की वाहिद वफाकी जमात है। कोई इसमें तशद्दुद को शामिल करने की कोशिश ना करें। लाठी और गोली से ये मामला रुकने का नहीं है। आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें और इंशाअल्लाह ताला इस मार्च से पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी मिलेगी। उधर जनाब रात को मुल्क गिर क्रैकडाउन खासतौर पे पंजाब और उसके अहम शहरों में शुरू किया गया अगेंस्ट द पीटीआई लीडरशिप। जैसा कि फवाद साहब भी अपने खदशात जाहिर कर रहे थे। रिपोर्ट्स कुछ ये हैं कि विहाड़ी से एमएनए ताहिर इकबाल चौधरी, एमपीए राइस ज़हूर खरल को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब हमाद अजहर, जमशेद इकबाल चीमा, मियां असलम इकबाल साहब, एजाज चौधरी, फिरदौस आशिक अवान को क्यों मतलब उनको क्यों गिरफ्तार करना है? खैर उनके ऊपर भी क्रैकडाउन किया गया। उस्मान डार बाबर अवान की तरफ भी कुछ ऐसे और दीगर जो उनके रहनुमा हैं उनके हवाले से भी खबरें आई हैं। तो हुकूमत इस वक्त इस लॉन्ग मार्च का मुकाबला करने के लिए तैयार है, बिल्कुल भी इसको फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब पेशावर से इस लॉन्ग मार्च को लीड करते नजर आएंगे, उनकी भी एक अपनी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली है। सो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। नन अदर देन कामरान यूसुफ इज जस्ट लाइव राइट नाउ। हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं, साफी हैं, उनसे जरा बात करते हैं और अब उनसे पूछते हैं कि वो क्या मंजरनामा देख रहे हैं शहर इक़्तिदार का। ये ना तो आंसू गैस के शेल्स कामरान नए हैं इस्लामाबाद के लिए, ना ये कंटेनर्स नए हैं, ना ये लॉन्ग मार्चेस और ना इस्लामाबाद की पुलिस के लिए ये सिचुएशन नई है। क्या इस सारी सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ नया है जिसका मुकाबला करने में उनको प्रॉब्लम होगी? आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह पहले होता है कुछ वैसा ही होता देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में नया सिर्फ इतना ही है कि इस दफा जो भी धरना कह लें, लॉन्ग मार्च कह लें इमरान खान साहब का, वो डी चौक के बजाय श्रीनगर हाईवे या पुरानी जो कश्मीर हाईवे है उसके ऊपर हो रहा है। यही फर्क है। बाकी अदरवाइज जो इस्लामाबाद का मंजरनामा है, मेरे ख्याल में हमें तो अब आदत हो गई इस्लामाबाद में रहते हुए कि हर कुछ अरसे के बाद आपको कंटेनर्स देखने को मिलते हैं। हर कुछ अरसे के बाद आपको आप कह लें कि लिटरली जो आप जलील और ख्वार होते हैं इस्लामाबाद की रोडों पे, तो वही मंजरनामा हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि ज़ाहिर है कि 2014 का भी एक धरना था 126 दिन का, जिसका मकसद भी उस वक्त की जो हुकूमत थी नून लीग की, उसको हटाना था, इमरान खान साहब था, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो क्या इस दफा ये मुख्तलिफ कर पाएंगे? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये असम्बलियां तोड़ दे, अगले इंतखाबात के दिन का ऐलान कर दे और साफ और शफाफ इलेक्शन की यकीन दहानी करा दे? तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? मेरे ख्याल में ये होना बाकी। अगर कर पाए तो यकीनन ये जो पिछले धरने होते रहे हैं उनसे ये मुख्तलिफ होगा। ठीक होगा। कामरान, आपने खुद भी कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन, ये भी एक सवालिया निशान है क्योंकि उस पर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की भी। दूसरी जानिब अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, हम इसी तरह से लॉन्ग मार्च और धरना दिए रखेंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत भी अब हमें बाज़िद नजर आती है, उन्होंने भी तहैया कर लिया है कि ये मामला अब हुकूमत की जो मुद्दत पूरी होने तक ही जारी रहेगा। तो आपको लगता है कि जो सियासी जंग है उसमें कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के जो हालात जिस तरफ जाएंगे, इकोनॉमी के हालात हम सबके सामने, ओवरऑल कोई अच्छा साइन नहीं आएगा फर्दर अगर ये चीजें इस तरह से प्रोलॉन्ग होती रही तो? मेरे ख्याल में बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त तो क्योंकि हम आप उसे एक सियासी दंगल कह लें, सियासी फाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन असल जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो पाकिस्तान की मईशत का है। आपको पता है कि हमारे पास डॉलर्स मेरे ख्याल में इतने हैं नहीं कि इवन हम जुलाई तक जो अपना इंपोर्ट बिल है वो पे कर सकें। और ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क के अंदर एक सियासी बेयकीनी होगी, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी होगी, तो फिर मामलात शायद बहुत आगे निकल जाएंगे। और आपने कहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल अपने मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं।
तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि दूसरी तरफ तो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जब तक इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान नहीं किया था तो एक लम्हे वो इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि बेहतर है कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, फौरी इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब अब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो अगर वो इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं तो इमरान खान साहब उसे अपनी कामयाबी समझेंगे। इसीलिए नून लीग और तमाम इत्तेहादियों ने फैसला किया है कि डट के मुकाबला करना है और जो बकिया मानदार मुद्दत है उसको पूरा करना है। अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल वॉर भी है मेरे ख्याल में। एक दोनों पोजीशंस ले रहे हैं कि ठीक है आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो आप आएं, लेकिन हम तो यहां से नहीं जा रहे। अच्छा, कंपैरिजन थोड़ा सा अगर हम करें कामरान, आपने डी चौक और श्रीनगर का तो कंपैरिजन, एक आपने हमारे सामने वेन्यू का कंपैरिजन तो रख दिया। दूसरी जानिब इससे पहले जो धरना हुआ था ड्यूरेशन 126 दिन थी, वक्त ये नहीं था, मई जून नहीं था, सितंबर अक्टूबर के दिन थे, अगस्त सितंबर के कंपैरेटिवली बेहतर मौसम होता है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन ये मौसम ज्यादा सख्त है। 126 दिन तक गए थे, इसका अभी तक ऐलान नहीं किया। उस वक्त नवाज शरीफ थे वजीर आजम, इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, उस वक्त चौधरी निसार थे, इस वक्त राना सनाउल्लाह हैं। क्या तहरीक इंसाफ के लिए हालात पहले जैसे होंगे धरने में? और एक फैक्टर आपने नहीं बताया, उस वक्त उनके साथ तारुल कादरी भी थे, जी, जिनका डेडिकेटेड वर्कर था। मेरे ख्याल शुरू में जो कुमक प्रोवाइड की उनके जलसे को तहरीक इंसाफ के, वो उन्होंने प्रोवाइड की। और इवन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 14 अगस्त से लाहौर से उस मार्च का आगाज हुआ था। फिर वहां पे जब पहुंचे तो 126 दिन का उन्होंने धरना दिया। इवन के मौसम तो अगस्त में भी कंपैरेटिवली वहां पे भी उस वक्त भी मौसम हब्स और ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन आजकल के दिनों में दो कि आज मौसम इस तरह लाहौर में प्लेजेंट है, इस्लामाबाद में भी प्लेजेंट है, लेकिन फोरकास्ट सही है कि अगले आने वाले दिनों में शदीद गर्मी पड़ेगी। तो ये भी एक चैलेंज है। और जो कश्मीर हाईवे की या श्रीनगर हाईवे की अगर आप बात करें, इस्लामाबाद से जो लोग वाकिफ हैं, तो वहां पर भी दूर दूर तक आपको कोई दरख्त या इस तरह का इंतजाम नजर नहीं आता। तो मजीद आपको गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर वहां पे रहते हैं वो। लेकिन मुझे इस दफा शायद एक सेंस आ रही है कि कल भी मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर धरना हो रहा है इसमें पंजाब और केपीके से लोगों को आने के लिए कहा है। जो सिंध और बलूचिस्तान के लोग हैं उनको कहा है कि बलूचिस्तान वाले कोयटा में इकट्ठे हों, सिंध वाले कराची में इकट्ठे हों, और फिर इमरान खान साहब 3 जून को अपने अगले लाहेअमल का ऐलान करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस दफा इमरान खान साहब शायद ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रहने के लिए नहीं आएंगे, एक शॉर्ट टर्म अफेयर होगा। शायद उनको लगता है कि हालात इस तरह के हैं कि वो कुछ दिन ही वहां पे ठहरेंगे तो उनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे। तो उनको भी लगता है कि इन द लॉन्ग रन वहां पर वो शायद इस्लामाबाद में ना टिके। और एक और जो लेकिन कमरान ये लास्ट टाइम एक बात जी ये कहना कि लास्ट टाइम आपको पता है कि 2014 में जब धरना दे रहे थे तो उस वक्त उनके साथ अलीम खान और जहांगीर मेरा सवाल ले लिया उन्होंने, यही पूछने लगा। तो जो बुनियादी तौर पर जबरदस्त किस्म की जो फंडिंग उनकी तरफ से उनको हो रही थी, तो क्या इस दफा उनके पास, उनको कहते हैं उनकी सपोर्ट बेस भी ज्यादा है, तो क्या उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो अगर लॉन्ग टर्म के लिए वो धरना देते हैं तो उसके लिए वो इस किस्म की फंडिंग प्रोवाइड कर सके? तो ये भी एक सवाल नो डाउट इट इज। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब का आपने जिक्र किया, कामरान कल उन्होंने भी खदशे का इजहार किया है कि 700 पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तारी का हवाले से उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रही है यह हुकूमत। और कल हमाद अजहर साहब के हवाले से भी आया, डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी स्टेटमेंट देख रहे थे कि हम उनके घर पर मौजूद थे तो पुलिस पहुंच गई। तो इस सारी सूरत हाल में जो गिरफ्तारियों वाला मामला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले ये बात है कि हर किसी का जमहूरी हक है, कोई भी जमात है अगर वो आइन और कानून के दायरे में रह के एहतजाज करना चाहती है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि इस दफा जो वज़ीर दाखिला हैं वो चौधरी निसार नहीं है, अब राना सनाउल्लाह हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रेशर टैक्टिक है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डराया धमकाया जा रहा है। शायद इवेंचुअली ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी तादाद में वो लोगों को गिरफ्तार करें, खास करके जो उनकी मरकजी क़यादत है। मुझे लगता है कि जो तहरीके इंसाफ के जो नर्व्स हैं, ये जो गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट है, पुलिस है, वो उनको टेस्ट कर रही है कि 2014 वाली सूरत हाल अब नहीं है। 2014 में तो आपको पता है कि बहुत से खुफिया जो हाथ हैं उनकी हिमायत भी उनको शामिल थी, बहुत सी जमानतें भी दी गई थी। इसीलिए इमरान खान ने बावजूद इसके कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर वो नून लीग की थी, विफाक में भी उनकी गवर्नमेंट थी, लाहौर से उन्होंने शुरू किया। इस दफा इमरान खान साहब एक हफ्ता पहले ही पेशावर में मौजूद है क्योंकि वहां पे उनकी गवर्नमेंट है, क्योंकि उनको ये खदशा था कि अगर वो इस्लामाबाद में रहते, बनी गाला में होते तो शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो लगता ये है कि दोनों तरफ से खास करके गवर्नमेंट की तरफ से इस दफा
थोड़ा सा मैसेज दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि 2014 की तरह इस दफा आपको फ्री लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि अब किस हद तक ये जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, पुलिस का जो टैक्टिक है उसको रेजिस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब चूंकि हमारा सबसे अहम मसला मईशत का है तो उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हम कल उनकी कुछ स्टेटमेंट इस तरह से थी कि मेरे वजीर आजम ने कहा है कि हम अवाम पे दबाव नहीं डालेंगे, उन पे बोझ नहीं डालना हमने। और कुछ उन्होंने इंडिया ये भी दिया कि बगैर पेट्रोलियम प्राइसेस के रिविजन के उन्होंने एक मुआहिदा कर लिया है, उनकी एक बात बन गई है जिसको अभी हतमी शक्ल दे दी जाएगी। कुछ ऐसी वाइब आई कल उनकी बातों से भी। तो आपको एक तो क्या लगता है कि हुकूमत वाकई वो रिलीफ जो अवाम एक्सपेक्ट करिए एटलीस्ट कीमतें न बढ़ाकर वो हुकूमत दे पाएगी? और ये जो मुआशी चैलेंज है, क्योंकि 25 मई को धरना है, 25 मई को ही IMF है, फिर आगे कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हैं, इस हुकूमत को कुछ ना कुछ अपने पांव जमीन पे लगाने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि अभी इसको बहुत कम वक्त हुआ है आए हुए। तो आपको लगता है ये हो पाएगा? देखिए, मेरे लिए जो 25 मई की तारीख इसलिए आम नहीं है कि इमरान खान साहब धरना दे रहे हैं, जो बिल्कुल आपने ठीक कहा। 25 मई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 मई को ही हमारे मुज़ाकरात का इख्तिताम हो रहा है IMF के साथ दोहा में, और उससे हमें अंदाजा होगा कि अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर एक उम्मीद बन चलेगी कि शायद मुश्किल फैसले लेते हुए, ये नहीं कि उससे इमीडिएटली कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन मईशत में कुछ बेहतरी आने की कुछ ना कुछ तवक्को है। अगर वो मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा, हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। तो क्या अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आपने कहा कि मिफ्ता साहब ये तासुर दे रहे हैं कि शायद विदाउट विड्रॉइंग जो फ्यूल सब्सिडी और जो IMF की कंडीशन को माने बगैर वो कोई मुआहिदा कर लेंगे। अगर वो कर लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि IMF इस गवर्नमेंट को लेकर के थोड़ा सा उनका एक फेवरेबल व्यू जरूर है, लेकिन इतना बड़ा जो रिलीफ मुझे नहीं लगता कि IMF आपको देगी। मिफ्ता साहब का जो बुनियादी वो मकसद है वो यही कह रहे हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही कहते हैं कि हम मुश्किल फैसले जरूर करना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले हम ये चाहते हैं कि हम बकिया मादा टर्म पूरी करें। लेकिन अगर आप हमें काम करने नहीं दिया जाएगा, हमें मुश्किल फैसले अगर हम करेंगे तो उसके बाद हमें रहने नहीं दिया जाएगा, तो हम इतने बेवकूफ नहीं है कि मुश्किल फैसले करके मुश्किल बजट देके और और इलेक्शन में जाएं और फायदा इमरान खान को हो। अच्छा, ये जो आपने आखिरी बात की, इमरान खान साहब एक खंदक खोद रहे हैं अमेरिका के खिलाफ और वो उनका नैरेटिव है, और कल उन्होंने डोनाल्ड लू को सस्पेंड करने का मुतालबा भी कर दिया, जिसपे मरियम बीबी ने फिर ट्वीट किया कि इन्होंने तो व्हाइट हाउस के सामने धरना दे देना है आने वाले दिनों में। इमरान खान साहब जो खंदक खोद रहे हैं इसको फिर अबूर भी करना होगा, यानी कि अमेरिका से ताल्लुकात अपना बतौर पार्टी बतौर लीडर खराब कर रहे हैं, तो कल इसको ठीक भी करना पड़ेगा, क्योंकि IMF के बगैर फिल वक्त तो पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। हम जितने नारे लगा लें, खुददारी की जितनी बात कर ले, पैसे हमने लिए हुए हैं, वापस करने और वापस करने के लिए है नहीं, और मजीद हमें चाहिए। तो इस सूरत हाल को देखते हुए क्या इमरान खान साहब अगर उनको इलेक्शन मिल भी जाता है, वो 2 तिहाई अक्सरियत लेके बन भी जाते हैं, तो क्या इस सूरत हाल में फिर वंस अगेन अनदर यू टर्न ही वुड हैव टू गो फॉर? आई थिंक उनके पास चारा नहीं है, यू टर्न के वो मास्टर हैं, यू टर्न ही उनको लेना पड़ेगा अगर वो मुंतखब होकर के दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, क्योंकि उनको भी इस रियलिटी का अच्छे तरीके से पता है कि बेशक आपके अमेरिका के साथ लाख इख्तलाफात हों, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका एक सुपर पावर है। सुपर पावर होने के नाते वो दुनिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और अगर आपको वो सजा देना इस तरह शुरू कर दें तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएगी। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपकी मईशत इतनी स्ट्रांग हो जाए चीन या दूसरे ममालिक की तरह कि आप इस तरह की बातें कर सकें, अदर देन दैट आपको मेरे ख्याल में ये कोई भी एक मैच्योर पॉलिसी नहीं है कि आप बिला वजह अमेरिका के साथ उनको प्रोवोक करें। उसकी छोटी सी मिसाल हम अफगान तालिबान से ले सकते हैं। उनके अगर आप बयानात देखें, वो अमेरिका को तनकीद का निशाना नहीं बनाते, वो बहुत मैच्योर तरीके से बात करें, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उन्होंने सर्वाइव करना है तो हमें जरूरत नहीं है अमेरिका के साथ टक्कर लेने की। तो मेरे ख्याल जब अगर इक़्तिदार में वापस आए इमरान खान साहब, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा यू टर्न लेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी इमरान, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे। इमरान खान साहब का धरना कल से शुरू होने वाला है, उस हवाले से लॉन्ग मार्च धरने की हम अपडेट्स पे ही बात कर रहे थे। दूसरी जानिब हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं, मईशत को जो चैलेंज है, उस पर भी कामरान अपना तज्जिया दे रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ इकोनॉमी के हवाले से, सियासी महाजराई के हवाले से अगर हम बात करें तो उसका जो हमारी मईशत है उस पर शदीद इम्पैक्ट आ रहा है। हुकूमत ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है और शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया है, जिसके बाद बुनियादी शरह सूद 13.75 पॉइंट्स पर आ गई है। और इस हवाले पर मरकजी बैंक के मुताबिक जो महंगाई अप्रैल में 2 साल की बुलंद तरीन सतह यानी कि 13.4% तक पहुंच गई है। डॉलर के हवाले से आपको बताएं, हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है, रुपया तेजी से गिर रहा है, स्टॉक मार्केट शदीद दबाव का शिकार है। फी तोला सोने की कीमत 1,41,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। लेकिन हुकूमत की इस बिगड़ती मईशत को संभाला देने के लिए अभी तक कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया। बिल्कुल, हुकूमत लगता है कि गुरेज कर रही है, करना नहीं चाह रही है, अंडर प्रेशर है। मुआशी बहाली की तमाम उम्मीदें IMF प्रोग्राम से लगा ली गई हैं। हमने पहले हाफ में भी जब हम पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे थे, मिफ्ता साहब का एक रेफरेंस दिया था। IMF से फैसला कुन मुज़ाकरात के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंचे हैं और दोहा जाने से कबल उनकी जो प्रेस टॉक थी उसमें उनका क्या कहना था इस सारी सूरत हाल को लेकर, जरा आपको सुनाते हैं और फिर बाकी डिटेल्स आपको बताते हैं। कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये 2 दिन के अंदर IMF से मायदा तय करके आऊँगा, बगैर तय करे इंशाल्लाह ताला नहीं आऊँगा। IMF से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी मुस्बत खबर लेके आऊँगा। शौकत तरीन साहब मायदा करके गए IMF से, उसके हिसाब से 150 रुपया डीजल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं होगा, मैंने मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुझे मना कर दिया, मुझे मियाँ नवाज शरीफ ने भी मना कर दिया। ऐसा कोई मायदा नहीं होगा। लेकिन वो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जो शौकत साहब ये बातें मान के गए थे वो मिफ्ता इस्माइल नहीं मानेगा। 2 बड़ी अहम बातें हैं इसमें। एक, जो शौकत तरीन साहब बातें मान के गए थे, मैं वो बातें नहीं मानूंगा। बहुत बड़ा टास्क है IMF को दोबारा से एक रिवर्स कराना इस मुआहदे को। और दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ये जो एग्रीमेंट है करके आऊँगा। इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद कोई ना कोई बैक चैनल उनको ऐसी सपोर्ट मिल चुकी हुई है, वरना ऐसा दावा ऑन एयर वो नहीं करके जाते और इतना लंबा चलते भी ना कि ये नशिस्त होती। खैर, हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब मौजूद हैं। यू नो हिम, इज़ अ वेरी परमानेंट नेम इन इकोनॉमी और माशी मामलात को समझते भी हैं। पिछली हुकूमत के माशी मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं चूंकि टास्क फोर्स का हिस्सा रहे हैं और मौजूदा हालात भी डॉक्टर साहब के चूंकि सामने हैं तो उनसे ज़रा इस पर तज्जिया लेते हैं। डॉक्टर साहब सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर पॉलिटिकल अपार्ट हमारी नज़रें एक ही चीज़ पर हैं कि किसी तरीके से हमारी इकॉनमी इस वक्त जो वाकई वेंटिलेटर के ऊपर है उसको सांस आए, वो थोड़ी बहाली की जानिब जाए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत ये है या पिछली हुकूमत होती, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और शायद वो हुकूमत भी इतने ही बड़े चैलेंज फेस कर रही होती जो ये कर रही है। तो जिस तरीके से मिफ्ता साहब ने एक कमिटमेंट दी है हमें कि शायद हम पेट्रोलियम प्राइसेस को ना बढ़ाएं और किसी मुआहदे पे चले जाएं, एक तो आपको किस हद तक होता नजर आता है और दूसरा, क्या आप पिछले मुआहदे की निस्बत ये मुआहदा कंपैरेटिवली कन्वीनियंट होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए? आज मिफ्ता साहब से जी इमरान, मेरा ख्याल है इसमें जो असल चीज मैटर करती है और थोड़े से उसके इशारे मिलने शुरू हो गए वो ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत अगले अगस्त तक अपना टर्नओवर पूरा करेगी या नहीं। और अब ये काफी हद तक वाज़ेह होता जा रहा है कि हुकूमत अगले साल तक रहेगी और चूंकि अब ये वाज़ेह हो गया तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो शायद टफ डिसीजन लेना भी शुरू कर दे। उससे पहले 2 महीने जो था वो एक इनडिसाइसिवनेस थी हुकूमत के पार्ट पे जो कि IMF को भी कंफ्यूज कर रही थी, वो बाकी जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स थे उनको भी कंफ्यूज कर रही थी। दूसरी, मिफ्ता साहब बहुत अच्छे दोस्त है, मेरा ख्याल है कि उनकी इस बात से मैं सिर्फ ये इख्तिलाफ करूंगा कि मेरा नहीं ख्याल कि 2 दिन के अंदर ये मुआहदा हो जाएगा। कब तक कुछ नहीं होने वाला, जो कि अगला जो बजट है वो भी IMF के साथ कंसल्टेशन से बनेगा और ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। ये नहीं कि ये मौजूदा हुकूमत कर रही होगी, अगर कोई और भी हुकूमत होती तो बजट से पहले जो आपके नेगोशिएशन हो रहे होते हैं उसमें नेक्स्ट बजट जो है वो डिस्कस होता है और वो बजट जो है वो चूंकि लाइन वाइज क्लास टू क्लास डिस्कस हो रहा होगा तो मुझे लगता है कि ये कल नहीं बल्कि 2-3 दिन मामला तूल पकड़ जाएगा। डॉक्टर साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं कि पिछली हुकूमत ने जो पहला फैसला किया था IMF के पास जाने का, उसके डिले की वजह से, क्योंकि हमने कुछ अपने दोस्त ममालिक को भी ट्राई किया था कि हमें वहां से पैसे मिल जाए, उसके डिले की वजह से गवर्नमेंट पाकिस्तान प्रेशर में गई और हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अदरवाइज हम इससे पहले बेहतर पोजीशन में रहते थे। फिर बीच में कोविड फैक्टर भी था एंड देन पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ जाना भी एक ऐसा फैक्टर था जिसने पिछली गवर्नमेंट को बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल से उनको नंबरद आजमा होना पड़ा। इस हुकूमत के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सूरत हाल थोड़ी सी आसान है टुवर्ड्स IMF, या आपको लगता है नहीं उतना ही चैलेंजिंग है बजट बनाना जितना पहले था, पहली हुकूमत के लिए था?
देखिए, जो गलती पिछली हुकूमत ने की वही गलती इस हुकूमत ने की। पिछली हुकूमत के पास थ्योरेटिकली 5 साल थे, जिसमें से 1 साल उन्होंने IMF के पास जाने या ना जाने में ज़ाया कर दिया। इस हुकूमत के पास साल नहीं महीने थे, जिसमें से 2 महीने इस चीज़ में ज़ाया हो गए कि IMF के साथ मामला जो है तय पाए गए या केयर टेकर्स इसको कर रहे होंगे। इस वक्त हालात थोड़े से बेहतर लग रहे हैं, और थोड़े से बेहतर इसलिए लग रहे हैं कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और जो अमेरिका है, जिसका मेजर स्टेक है IMF में, 16% शेयर है, वीटो पावर है IMF के अंदर, उनकी जो एक वेवलेंथ थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। बट हैविंग सेड इट, शायद ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। ये हो सकता है कि उसको चंद हफ्तों के लिए मौखर कर दिया जाए, मजीद मौखर कर दिया जाए, लेकिन अगले माली साल से 1 जुलाई से मैं ये देख रहा हूँ कि अगले बजट के साथ जो पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ी होंगी, PDL भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि उसके बगैर आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के टारगेट पूरे नहीं होंगे। और मुफ्ता साहब ने पिछले 15 दिन पहले की जब कीमतें नहीं बढ़ाई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अपने पेट्रोल की टैंकियां फुल ना करवाएं, आज कीमत बढ़ाई जा रही होगी। लेकिन फिर उन्होंने भी कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि कभी भी नहीं बढ़ाई जाएगी। तो जाहिर है कि आपको शायद चंद हफ्ते मजीद मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये बढ़ाना पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानब स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा किया है, और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये शरह सूद में इजाफे से जो एक माली इस्तेहकाम है उसमें मदद मिलेगी। आपको लगता है ये जो मौजूदा सूरत हाल है हमारी, इसमें मौशी बेहतरी आने के कितने इम्कान है इस हवाले से? देखिए, बदकिस्मती से हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि जब भी हम 5% से ज्यादा ग्रो करते हैं, वो जो जैसे गाड़ी का इंजन हीट होता है, इकॉनमी ओवर हीट हो जाती है और इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, और उसको फिर कूल डाउन करना पड़ता है। तो ये पिछले 2 साल, इस साल का जो 6% की ग्रोथ और पिछले साल की 5.7% की ग्रोथ, उसके नतीजे में हमने देखा, और फिर एक्सटर्नल फैक्टर स्पेशली एनर्जी प्राइसेस, तो उसके नतीजे में हमने देखा कि ये जो आज का बहरान जिससे कि मौजूदा हुकूमत का सामना है, ये प्योरली एक डॉलर बहरान है, क्योंकि आपके पास अब डॉलर्स नहीं है इंपोर्ट के लिए। और वहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो एक्शन में आता है फिर कि चले थोड़ा सा शरह सूद बढ़ाते हैं ताकि जो इकॉनमी है वो कूल डाउन हो। 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टेट बैंक के पास, या रुपए की कदर को कम होने दे तो तब इकॉनमी स्लो डाउन होती है, या शरह सूद बढ़ा दी जाए। तो रुपए की कदर जो है इससे ज्यादा अगर कम होगी तो फिर एक और तरह का जो क्राइसिस है वो आ जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अब शायद रुपया जो है वो तो यहीं पे स्टेबल होगा, लेकिन शरह सूद जो है वो बढ़ने से जाहिर है कि जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो थोड़ी सी मुतासर होगी। ठीक है, उसमें तो हम पहले भी कोई बहुत ज़्यादा आसानी दे नहीं रहे हैं। और दूसरा, इससे ये जो पिछले कुछ अरसे में हमने ख़ास तौर पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंड देन कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने बूम देखा। फिर एमनेस्टी स्कीम बहुत अरसे तक हुकूमत ने चलाई, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक अभी भी चल रही है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो क्या हम उस वक्त जो सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल है वो इस वक्त मार्केट के अंदर इतना मौजूद है कि उसको मजीद अगर शरह सूद बढ़ा के हम मजीद उसको एक पुश नहीं भी देते, तो कम से कम हमारी जो एक मुआशी एक्टिविटी है वो इतनी चलती रहेगी कि मुल्क की ग्रोथ जो हमारी GDP है उस पर कोई असर ना पड़े, या उसमें मजीद थोड़ी बेहतरी आए? ऐसा होता रहेगा? जी बिल्कुल ऐसा होता रहेगा, क्योंकि आपका अगर टोटल जो मनी इन सर्कुलेशन और जो बैंक्स को देखें तो ये 1:3 की रेशियो है। तकरीबन आपका 75% जो टोटल मनी इन सर्कुलेशन है वो बैंक्स में नहीं है, वो आपकी मार्केट में सर्कुलेट यानी इनफॉर्मली सर्कुलेट हो रही है। और वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो करेंसी सर्कुलेट हो रही है वो एक मोमेंटम दिए रखेगी। ये जरूर है कि इससे शरह सूद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही, यहाँ पे ये भी हमें इस बात को देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया में शरह सूद जो है बढ़ रही है। अमेरिका जैसे मुल्क में यहाँ पे 2% से ऊपर कभी इन्फ्लेशन नहीं गई थी, वहाँ पे 8.4% इन्फ्लेशन है। यूरोपियन ब्लॉक में 7.3% इन्फ्लेशन है, और ये बहुत बड़े नंबर है उन इकोनॉमीज के लिए जो कि जिनकी शरह सूद जो है वो नेगेटिव रहती थी या 0 पॉइंट्स में होती थी, और जिनके यहाँ इन्फ्लेशन जो थी वो 1-2% होती थी। तो ये रशियन वॉर के बाद बल्कि अभी ये मेरा ख्याल है कि मजीद बदतर सूरत हाल होगी पूरे दुनिया में, स्पेशली एग्रीकल्चर के हवाले से और फूड सिक्योरिटी के हवाले से। और वजीर खारजा इसीलिए पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क गए भी थे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में शिरकत करने। अभी ये कहा जा रहा है कि सोइंग सीजन के लिए पाकिस्तान जैसे ममालिक को खाद नहीं मिलेगी, फर्टिलाइजर जो है, रशिया वाज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फॉर फर्टिलाइजर,
तो सही। अगर आपके पास खाद नहीं है, सीड्स नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं आती है, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसका फर्दर ब्रंट अभी फेस ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वी होप कि हुकूमत अपनी पिछली हुकूमत और अपनी पहले टेन्योर की गलतियों से भी कुछ सीखेगी और कुछ बेहतर फैसले टाइमली लिए जाएंगे। टाइमली फैसलों का लिया जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पॉइंट के ऊपर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे लेजेंड की जिनका नाम लेते ही मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है। मैंने मुस्कुरा के भी दिखाया। अच्छा, तो बेमिसाल जुमले, मुनफरिद अदाकारी, भाई कमाल के आदमी थे। मुस्कुराहटें इतनी बिखेरी अपनी सारी जिंदगी में कि लोग आज भी उनका नाम लेते ही, जैसे कि मैंने कहा, मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। उनके मद्दा आज उनकी 17वीं बरसी मना रहे हैं। हम रंगीला साहब की बात कर रहे हैं। एक अजीम अदाकार थे, गुलकार भी थे और हिदायतकार भी थे, लेकिन अदाकार बहुत कमाल थे। फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसे अनमिट नकूश छोड़कर गए कि उनके जिक्र किए बगैर पाकिस्तानी फिल्मी तारीख कम अज कम अगर मैं समझूं तो हमेशा अधूरी रहेगी। और फेफड़ों का अर्जा लायक था। इसके बायस 24 मई 2005 को लाहौर में 68 बरस की उम्र में जहां फानी से कूच कर गए। अल्लाह ने गरीक़ रहमत करे। बहुत ही अजीम और बेहतरीन अदाकार। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। एज यूजुअल हमारे पास बहुत कुछ है इस घंटे में भी जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन आगाज में है बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें फैरा फैज आज हमें बता रही है कि पत्थर के दौर में इंसानी जिंदगी कैसी थी। अच्छा। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। 90% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो स्टोन एज की है। उनका जो मस्कन है बारों के अंदर ही था। स्मूथली ये कट हो गया। जोर नहीं लगाना पड़ रहा। आपके और मेरे हाथों के दरमियान ये लाखों सालों का फासला है। उनकी केव पेंटिंग्स मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हमने आपको तारीखी औराक से पाकिस्तानी खित्ते के बारे में बताया। मुगलिया सल्तनत, ब्रिटिश दौर और सिखों की हुकूमत के अलावा हमने आपको पाकिस्तान के तफरीही मुकामात की सैर भी करवाई। और आज मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज जिस दौर में हम रहते हैं ये टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन आज से हज़ारों साल पहले पत्थरों के दौर में, जिसे स्टोन एज का दौर कहा जाता है, उस दौर में लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, और जो उनके औजार थे क्या वो आज के दौर में भी इस्तेमाल होते हैं, ये आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मुख्तलिफ तहजीबें कैसी थी। तो आइए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हमीद, चेयरमैन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सर मुझे ये बताएं, ये जो स्टोन एज का दौर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ये क्या दौर था और कितने साल पुराना है? स्टोन एज वो ज़माना था कि जब इंसान इस ज़मीन पे रह रहा था और वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ग़ज़ा के लिए या अपने डिफरेंट मकासद के हसूल के लिए जो औज़ार इस्तेमाल कर रहा था, वो औज़ार उसके पत्थर से बने हुए थे। अफ्रीका में जाएं तो ये आपको 3.3 मिलियन ईयर्स का भी मिल जाएगा। रिसेंट जो रिसर्च पाकिस्तान में हुई है उसमें ये जो है 5 मिलियन तक भी चला जाता है, जो हमारे पोटोहार का 5 मिलियन ईयर्स बैक। जी। कैसे पता चला, कहाँ से ये आसार मिले और पता चला कि ये जो टाइम पीरियड है स्टोन एज का ये इतना कदीम है? देखिए, साइंटिफिक स्टडी है। हमारे आर्कियोलॉजी में होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स की डेटिंग करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना पुराना है। पहले इंसान की एज पता चली कि वो कितना पुराना है, और उसी मुनासबत से फिर उसके करीब जो औज़ार मिले वो औज़ार कितने पुराने थे। तो जो अर्लीस्ट जो जगह हैं, 2 जगह, एक अफ्रीका से है और दूसरा हमें अपने पोटोहार से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर ये हमारे इर्द गिर्द ये जो पड़े हुए हैं ये उसी दौर की अक्कासी कर रहे हैं, लेकिन ये लेट दौर है। अच्छा, ये अर्लीस्ट दौर नहीं है। तकरीबन कितना पुराना होगा ये भी लाखों सालों पे तो मुहित तो है ये, और ये हमारे इसी इलाके से ही है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये पोटोहार के इलाके से हैं पत्थर? ये पोटोहार से भी हैं, ठीक है। साल्ट रेंज का इलाका जो हमारा है उसमें भी हैं, और फिर ये हमें मिलते हैं सिंध से, रोडी हिल। अच्छा। और सिंध का जो इलाका है वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होते आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि पत्थर को उसने किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया है। जानवर को मारने के लिए अलग पत्थर इस्तेमाल करेंगे
और उसकी स्किन उतारने के लिए और उसके गोश्त के टुकड़े बनाने के लिए अलग इस्तेमाल करेंगे। बेसिक ये नॉलेज कहाँ से आया होगा उनके पास? ये नॉलेज नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। मिसाल के तौर पर इंसान पहले फूड गैदरर था, उसमें ये एबिलिटी ही नहीं थी कि वो अपना उगा के खा सके। अगर किसी जानवर ने शिकार किया हुआ है तो जब उसका पेट भर गया उसके बाद जानवर उस शिकार को छोड़ के चला गया। इंसान जानवर के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है, वो पीछे बैठ के वेट करता रहा कि जब ये जाएगा तो फिर मैं ये खाऊंगा। लिहाजा ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ कि उसने गोश्त कैसे खाना है। अच्छा, ठीक है, मतलब उसने उसको देखा और उसको वहाँ से देखा ऑब्जर्व किया। और जब वो जानवर दोबारा खाने के लिए आया, जब उसने देखा कि ये मेरे ही खाने पे हमला हो रहा है और कौन सी इससे उन दोनों में फिर फाइटिंग का जो कंसेप्ट है वो निकला। गैर इरादी तौर पे ऐसा हुआ कि पत्थर को उसने पकड़ा अपने बचाव के दौरान और उसको मारा। जब उसको मारा तो उसको तकलीफ हुई जानवर को, वो भाग गया। तो ये जब 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ तो इंसान को ये पता चल गया कि ये जो चीज़ है इसको जब मैं मारूंगा किसी चीज़ को तो वो दर्द होगा, वो भाग जाएगा। उसने इस अमल को सीखा और फिर वो उसको पिक कर गया। फिर उनको पता चल गया कि ये जो हमारा वाहद एक सहारा है जो कि हमें बचा सकता है, हमें खाना दे सकता है, वो है ये स्टोन। तो उसने फिर ये अपना जो दायरा है खुराक हासिल करने का, ये थोड़ा थोड़ा आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता गया। मतलब वो जानवरों को देखता रहा, जैसे कुछ गोश्त खा रहे थे तो उसने अडॉप्ट कर लिया कि मैंने गोश्त खाना जी। है। कुछ जो है कोई सब्जियां खा रहे थे तो उसने वो अडॉप्ट कर लिया। अब उसको वो वाला फल हासिल करने के लिए वो वाला पत्थर नहीं चाहिए जो कि वो मार रहा है, क्योंकि वो भारी है। और अगर आपने दरख्त से कोई चीज़ आपने नीचे लानी है तो उसके लिए दो ही, या तो आप उस पर चढ़ जाएं या कुछ इतना लंबा कोई ऐसी स्टिक बना लें उसको मारें, फल नीचे गिर। लिहाजा उसने ये चीज़ सीखी कि जो वो वाला जो पत्थर है वो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उसी मुनासबत से उसने जो औजार हैं वो तश्कील देता गया। एक स्टेज ऐसी भी आती है कि उसने जो अपना खाना है वो हवा में भी तलाश किया और उसने पानी के अंदर भी तलाश किया। मछली भी मिल गई उसको और परिंदे भी मिल गए। ये सारा कुछ जो हुआ है ये स्टोन एज का फिनोमेना है। लाखों साल पहले जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, स्टोन एज की, तब मौसम कैसा होता था और जानवर कौन कौन से पाए जाते थे? उस वक़्त के इंसान में ये नहीं था कि उसने अपना घर बनाना है, उनका जो मस्कन है वो गारों के अंदर ही था। तो फिर वो कैसे बचते थे मौसम की सख्ती से? इस चीज़ ने इजाद की आग, ये हमें उस तरफ ले जाती है। लेकिन आग वो जलाते कैसे थे? उनके पास चीज़ें तो थी नहीं। आग जलाने का कंसेप्ट है, ये भी उसको गैर फितरी तौर पर उसके सामने आया। फ़र्ज़ करें वो बैठा हुआ है, पत्थर गिरता है, पत्थर के टुकड़े पे आके वो गिरता है, उसमें चिंगारी निकलती है, चिंगारी निकल के वो सूखे हुए पत्थरों पे जाती है में आया कि इस तरह से और वो आग होती। उस वक्त तो उसका रिएक्शन होगा कि वो डर जाएगा। लेकिन अगर मौसम सर्द है और साथ में या कोई ऐसी चीज़ आग जल गई है तो उसको वो राहत देगी ना। ये जो स्टोन है इसमें वो तारीख छुपी हुई है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हैंड एक्स है जी, ये उस दौर का है। आप पकड़ सकते हैं। जब आप इसको पकड़ते बिल्कुल, तो ये एक बाकायदा एक औजार है बिल्कुल जो मारने के लिए भी इस्तेमाल होगा या ये स्क्रैपिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, इसको ये बड़ा शार्प है आगे जी, ताकि अगर आप जैसे किसी पे हमला करें तो अगला जख्मी हो जाए। ये जो पड़ा हुआ ना आपके सामने, ये चर्ट ब्लेड हम इसे कहते हैं, चर्ट का पत्थर होता है, इसमें ये क्रिस्टल क्वालिटी होती है, तो इसको कट करके बना सकते हैं। अच्छा सर, उस दौर की कोई मज़ीद ऐसी चीज़ें, कोई औजार जो आपके पास मौजूद हो यहाँ पे? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक इसको हम कहते हैं ब्लेड। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये एक। अच्छा, अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जी। अब ये देखिएगा कि मुझे कोई ज़्यादा स्मूथली ये कट हो गया, जोर नहीं लगाना पड़ रहा। ये देखें, तो ये समझ लें कि एक्सपेरिमेंट है, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। फ़र्ज़ करें ये 10,000 साल पुराना भी है और ये न्यू स्टोन एज है जिसमें कि इंसान ने तरक्की कर ली है और उसने इस औजार को, ये जो आपके सामने पहले पकड़ा था, उसको छोटा करता गया है। वो ये ऐसे ही है जैसे आजकल हमने कंप्यूटर को अपने हाथ में पकड़ लिया है, काम तो वो सारे कर रहा है। ये तो औजारों की बात अभी हम कर रहे हैं। अभी आपने मुझे प्लेट दिखाया, ये एक्स दिखाया,
अब यहाँ पे पीछे भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, मुझे उनके बारे में बताएं, वो क्या हैं? जो उस दौर में इस्तेमाल होती थी। मिसाल के तौर पर ये चीज़ एक्चुअली, अच्छा ये भी हैंड एक्स है, ये वाला। अब आप इसको देखें और इसकी साख्त को देखें, इसका मटेरियल एक है, इसकी शेप एक है, different। लेकिन साइज़ उसका डिफरेंट है। ठीक हो गया। पर्पस भी इसका एक है कि आपने इसके साथ या तो मारना है या फिर छीलना है। इसको अगर आप ऐसे करें तो ये देखें, जिस तरह से ये कटिंग हुई हुई है उस तरह से इसकी भी ये कटिंग हुई हुई है, सेम कटिंग। लेकिन हो सकता है कि बहुत सालों बाद उसने ये सीख लिया हो कि मुझे इतने बड़े औजार की ज़रूरत नहीं है, जब मेरा काम छोटे से चल जाता है, मैं इस छोटे से भी कर सकता हूँ। अब इस दोनों आपके और मेरे हाथों के दरमियान ये लाखों सालों का फासला है। आप ये लें, मुझे वो दें। खाल उतारते थे किसी जानवर की गोश्त हासिल करने के लिए जी, तो फिर भी यही एक्स इस्तेमाल होता नहीं, था? वो जो आपने बात की है उसको हम अब ये समझते हैं। ये देखें, ये जो है और इसकी शेप बिल्कुल नाइफ वाली है। अब ये एक चर्ड ब्लेड है ना। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो चीज़ भी वहीं पर मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल कम हो चुका है। तो दूर से वार करने के लिए फिर उसने इसको किसी चीज़ के साथ बांधा, और जिस चीज़ के साथ बांधा वो असल में, ये आप देखें मिसाल के तौर पर, आप अब ये चीज़ देखें, ये मिलती जुलती इसी चीज़ से है। नेक्स्ट फेज़ जो हुआ, उसने इस तरह के पत्थर को एज ए चिज़ल भी इस्तेमाल किया, जैसे हम वो छेनी को इस्तेमाल करते हैं, ये वो भी है। प्लस उसने इसके साथ एक लकड़ी का दस्ता बांध लिया, जैसे आज के दौर में कुल्हाड़ा है। जैसे आज के दौर में कुल्हाड़ा अच्छा। है। अब वो जब कुल्हाड़ा बन जाएगा तो इसकी एक तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी कि आप ज़ोर से मार सकेंगे, दूसरा ये है कि दूर से मार सकेंगे। क्या उस दौर की टेक्नोलॉजी आज के इस दौर में भी इस्तेमाल की जाती है? कोई ऐसी अशिया हैं जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं? कुल्हाड़ी का इस्तेमाल मिलता है, हमें ब्लेड का इस्तेमाल मिलता है, हमें इसके साथ साथ जो है वो छुरी का इस्तेमाल मिलता है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि वो लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे, कैसे एक दूसरे को अपनी बात समझाते थे? शिकार करना हो या खुराक इकट्ठा करनी हो तो कैसे करते होंगे? ज़ुबान के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पाया कि स्टोन एज के जो लोग थे वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे। लेकिन ये हमें पता है कि उसकी जो वो ज़ुबान जो है वो आज तरह की या फंक्शनल इस तरह से नहीं थी, वो इशारों की ज़ुबान थी। वो आवाज़ें निकाल सकते थे, जैसे बंदर है। चाइना की अगर हम बात करें तो वो जो पत्थरों के ऊपर इंक्रेविंग करते थे, जिससे हम एंशियंट जो चाइनीज़ थे उनके बारे में जान सकते हैं, तो स्टोन एज में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी? ये स्टोन एज से ही शुरू हुआ है। उनकी केव पेंटिंग्स मिलती हैं। अच्छा। और आर्टिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते हम उनको वो स्टोन एज के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। वो लोग अपने फारग औकात में जिस जगह पे रह रहे थे, उन्होंने उन दीवारों पे वो सारे के सारे सीन जो थे वो डिपिक्ट कर दिए कि मतलब जिस माहौल में वो रहते थे, जिस माहौल में वो रह रहे थे, ठीक है, कि वो हंटिंग कर रहे हैं, उसको हंटिंग दिखाई गई है। जानवर कौन से हैं वो दिखाए गए हैं। सर अगर हम स्टोन एज पीरियड की बात करें तो उसके कुछ स्टेजेस भी थी? जब हम इंसानी तारीख को डिवाइड करते हैं तो 90% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो स्टोन एज की है। अब उस 90% को हम टेक्निकली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कि पैलियोलिथिक, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। और चलते चलते फिर हम आ जाते हैं मेसोलिथिक, जिसको हम कहते हैं कि मिडल स्टोन एज। और फिर एक आ जाती है लेटेस्ट स्टेज और फाइनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं न्यूलिथिक, ठीक है, न्यू स्टोन एज। ठीक है। अब ये जो डिवीज़न है ये बेस्ड करती है उन औजार के स्ट्रक्चर पे, उनके साइज़ पे और उनके फंक्शन पे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको ओल्ड स्टोन एज के बारे में बताया कि वो कौन से औजार थे जो वो लोग यूज़ करते थे, और आज के इस दौर में उससे मिलते जुलते कितने औजार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगले आने वाले सेगमेंट में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इंसान ने घर बनाना सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ हेल्थ के हवाले से, एंड वी हैप्पी कि हम मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो कि पब्लिक अवेयरनेस के होते हैं।
इस वक्त आपको पता है कि मंकी पॉक्स के हवाले से खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि एक नया चैलेंज दुनिया के सामने, एक तो एक वबा जाती है मतलब एक और आ जाती है, और हम अभी डॉक्टर साहब से भी और फिर यही डिस्कस कर रहे थे कि निजात नहीं आ पाती है। अजीब मुश्किल में पड़े, कोरोना से जान छूटी है तो अब ये मंकी पॉक्स, और कोरोना में भी फिर कितने वेरिएंट्स है जी। इस वक्त 16 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें ये फैल चुका है। मंकी पॉक्स के लाहौर के जिना हॉस्पिटल में भी 2 केसेस की अनफॉर्चुनेटली तस्दीक हुई है और इस हवाले से हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये दुनिया के 16 ममालिक में है और 100 से ज्यादा केसेस की तस्दीक हुई है। कहा जाता है कि 10 में से 1 शख्स सर्वाइव नहीं कर पाता। अलामात के अंदर बुखार है, सर दर्द है, सूजन है, कमर में दर्द है, पट्ठों में दर्द है। आई थिंक वही टिपिकल सिम्टम्स हैं जो एक आम इन्फेक्शन की सूरत में होती हैं, और बुखार जो है वो आता जाता रहता है और जिस्म पर दाने उभर सकते हैं, जो कि अक्सर चेहरे से शुरू होते हैं और फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों पर, आमतौर पर हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवों तक फैल जाते हैं। और बीमारी बंदरों से लगती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो सकती है, और इसलिए अफ्रीका में ज्यादा है। पाकिस्तान को इस हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए और इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर फैसल महमूद मौजूद हैं, माहिर वबाई अमराज हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान में 2 केसेस अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट हुए, सबसे पहले तो चाहेंगे मंकी पॉक्स है क्या, ये थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन कर दें। क्या ये उतना ही खतरनाक है जितना हम कोविड को कंसिडर कर रहे थे? क्या इस हवाले से आप हमें बता सकते हैं? जी, वालेकुम सलाम का शुक्रिया। तो एक्चुअली पहले एक जल्दी से वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान में कोई केसेस अभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं। एक्चुअली जो कल केसेस की जो स्क्रीन शेयर पे वो ये सोशल मीडिया पे आ रहा था, ये सॉरी की अफवाह थी। अच्छा। हाँ, एंड एटलीस्ट लाहौर में जो केस था वो मंकी पॉक्स नहीं, वो एक दूसरा वायरस का इन्फेक्शन था। वो पुरानी तस्वीरें थी और वो पेशेंट तो बेहतर होकर घर भी चला गया। चलें, ये तो अल्लाह का शुक्र है। थैंक्स टू सोशल मीडिया, कुछ भी आ जाता है इसके। डॉक्टर साहब थैंक यू बताने के लिए। चलें, और ये जो बीमारी है ये एक्चुअली अमूमन तो जानवरों से इंसानों पे फैलती है। ये अफ्रीका में कॉमन है, मगर जो इंटरेस्टिंग बात है जिस वजह से लोग आगे परेशान है कि इतने सारे केसेस एकदम से पूरी दुनिया में बगैर किसी जानवर के कॉन्टैक्ट में के या अफ्रीका कॉन्टैक्ट से जो आ रहे हैं, उस वजह से हम थोड़े से परेशान है कि इतने सारे केसेस क्यों आ रहे हैं। अच्छा, अब जो ही कोई ऐसी वबा आती है तो हम इतने कम इसको मैच्योर हो गए हैं कि वी ऑलवेज वैक्सीन, और हम ये सोचते हैं कि क्या इसका कोई तदारुक भी होगा। थोड़ा सा हमें एक एहसास ये भी होता है चूंकि हम पाकिस्तान में, एशिया में रहते हैं, तो हमें बहुत सारी वैक्सीन, बहुत सारे बचपन के अंदर ऐसी वैक्सीनेशन कराई जाती हैं चिकन पॉक्स वगैरह से बचने के लिए। तो क्या हमारी इम्यूनिटी इतनी है बीइंग नेशन डॉक्टर साहब कि हम इसको सर्वाइव कर पाए इनकेस खुदा ना खास्ता अगर ये आ जाए? क्या आपको लगता है कि नहीं, कोई क्रिटिकल सिचुएशन भी हो सकती है? एटलीस्ट अच्छी बात है कि ये पुरानी बीमारी है, तो इस पे तहकीक अच्छी खासी हो चुकी है। अच्छा। एंड इसके लिए और इसके लिए वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद है, बल्कि ये अमेरिका में अप्रूव भी हो चुके हैं कई सालों पहले। और ये वही वैक्सीन है जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अच्छा। क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स का रिश्तेदार है ये वाला वायरस। अलबत्ता ये जरूर है कि जो वैक्सीन हमको बचपन में यहाँ मिलती हैं वो हमको प्रोटेक्ट नहीं करेंगी इसके खिलाफ, इस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ। और डॉक्टर साहब, इसका जब कोविड का आउटब्रेक हो रहा था तो हम इसके लिए तो स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे थे, जो बाहर से खास तौर पे लोग आ रहे थे, तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है अभी तक? अगर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है यहाँ पे तो कैसे बचें, क्या करें? बिल्कुल, तो अच्छी बात यह है कि कोविड के बरक्स ये वाला इतनी आराम से नहीं फैलता, ये थोड़ा मुश्किल से फैलता है। सेकंड चीज ये, कोविड के अंदर तो आपकी जो ट्रांसमिशन है वो अलामत से पहले शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर जब तक आपको सिम्टम शुरू नहीं होता तो आप किसी को दे नहीं सकते। एंड थर्ड अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोविड के बरक्स अगर आपको सिम्टम है तो आप देख सकते हैं आपको दाने निकले हुए। कोविड के अंदर तो नज़ला जुकाम पता नहीं किसको है, किसी को नहीं है, किसी को अलामत है, तो वी डोंट थिंक कि इतना फैलेगा, ये इतना तेजी से फैलेगा। एंड देन इसमें अमात की शरह भी कम है, अबाउट 1% इस वाले। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि प्रिवेंशन के सिम्टम्स को आप कह रहे थे कि दाने निकलते हैं तो नॉर्मली पता, इसके अलावा भी कोई सिम्टम है ऑब्वियसली? और जिस तरह से हमने स्क्रीनिंग के हवाले से बात की, हमें पहले से अनफॉर्चुनेटली जब कोविड फैला था तो हमारी तरफ से कोई बेहतियाती हुई थी, नेग्लिजेंसी हुई थी, जिसकी वजह से इतने एकदम से आया था कोविड भी। तो हम इसको पहले से इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ले, कोई स्क्रीनिंग, कोई भी मामला जो आप सजेस्ट कर सके? बिल्कुल, सो आई थिंक द इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर पहले बुखार आता है, पहले 1 से 2 दिन, उसके बाद फिर दाने निकलते हैं। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी को लगे कि उनको बुखार फिर दाने निकले, और ये सिर्फ छोटे से शुरू में छोटे होते हैं, उसके बाद फिर एकदम से
पस जैसे या पानी जैसे दाने बन जाते हैं, बिल्कुल चिकन पॉक्स एक तरह से उस तरह से। तो अगर आपको लगे कि आपको सिम्टम है या किसी को सिम्टम है तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि फौरन को आइसोलेट किया जाए और फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चिकन पॉक्स की तरह कई बार देखने में लगता है, और चिकन पॉक्स खासतौर पर बहुत तेजी से फैलता है, उसके लिए हमारे पास दवाइयां भी हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत, ताकि दोनों बीमारी ना फैले। और आखिरी सवाल ये कि अगर इन केस ये बीमारी हो जाती है, इसका दौरानिया क्या है और इसकी क्रिटिकल स्टेज क्या है? तो इसका दौरान तकरीबन 2 से 4 हफ्ते का होता है, 2 से 4 हफ्ते में बेहतर होता है। एंड इसके जो दाने हैं उस पर खुरन सी बनती है, और फिर खुरन जब गिर जाती है तो फिर ये बीमारी खत्म हो जाती है। क्रिटिकल फेज इसका इस शुरू के कुछ हफ्तों के अंदर, मगर जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा सिवियर बीमारी नहीं है। ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद। बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें डॉक्टर फैसल हमें बता रहे थे। घबराना नहीं है आपने, ये बीमारी अच्छा एक डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया कि वो 2 केसेस नहीं है, हमने कहा कि तस्दीक नहीं हुई। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम के बिल्कुल तकरीबन हम आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, इनफैक्ट पहुंच ही चुके हैं और हमने प्रोग्राम खत्म करना है। व्हाट डू यू हैव इन द एंड? हम इजाजत लेंगे, लेकिन हमारे पास हमारा सेगमेंट है माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक और इब्न फाजिल बात करें हुनरमंद अफराद और स्मार्ट वर्क के हवाले से। तो इस हवाले से आप देखिए हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स के लिए बहुत जरूरी है स्मार्ट वर्क। हमें इजाजत दीजिए, आप देखिए माइंड मैटर्स। एंजॉय, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। एक दुविधा है, और वो दुविधा ये है, एक कश्मकश है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, जो मुख्तलिफ बिजनेसेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में जो इन्वॉल्व है, उसको एक दुविधा का ये सामना है कि एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ हमें स्किल लेबर जो है वो नहीं मिलती, हुनरमंद अफराद की बेतहाशा कमी है। तो ये क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में एक तरफ बेरोज़गारी ज़्यादा है और ये जो दरमियान में जो खलीज है इसको ब्रिज कैसे किया जा सकता है? क्या ये रियासत ब्रिज कर सकती है, प्राइवेट इदारे कैसे ब्रिज करें? और ये क्या इस बात में हकीकत भी है कि पाकिस्तान में स्किल लेबर की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है? मेरे साथ अपने फाजिल है और उनसे बेहतर कौन बताएगा। ये इसमें वैसे है स्किल लेबर की बहुत ज्यादा कमी है सर, बहुत ज्यादा कमी है जनाब। अभी अगर हम कोई इंडस्ट्रियल एरिया विजिट करें, जैसे कि अभी हमने फैसला किया था कि हम प्रोग्राम बात करें, तो एक भी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया की ऐसी नहीं होगी जिसमें लेबर पूरी होगी। यानी टोटल पूरे पाकिस्तान भर की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास स्किल लेबर की कमी है। बल्कि इससे भी आगे की बात करता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मशीन खरीदना चाहे तो वो 2, 4, 5, 10 लाख की मशीन खरीद लेता है। उस मशीन को चलाने के लिए हमें हुनरमंद हाथ नहीं मिलते। मशीनें ला के 6-6 महीने हम रख छोड़ते हैं और वो इंतजार करते हैं कि इसको चलाने वाले बंदे मिले। अच्छा, एक तरफ ये मसला, पहली बात ये कि हमारा ट्रेड डेफिसिट दिन ब दिन, जब तक हम प्रोडक्शन नहीं करते, जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करते, जब तक हम वैल्यू एडेड चीजें नहीं बनाएंगे, ये ट्रेड डेफिसिट कम नहीं होगा। और बनाएंगे कैसे? हुनरमंदों से। और तो ये सर इतना बड़ा इशू है, मेरे ख्याल में ये हमारा सबसे बड़ा इशू। तो इसको जो ब्रिज करना है, मतलब लेबर तुम्हारे पास मौजूद है और वाह मौजूद है, मतलब बेरोजगारी है, बहुत सारे अफराद हैं जो कि बेरोजगार कर रहे हैं, आपको स्किल लेबर चाहिए, तो ये ब्रिज कौन बनाएगा? सर इसमें ना 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि जो हमारा निज़ाम तालीम है उसके अंदर एक अजीब सा मसला है। जो बच्चा 8वीं जमात से 10वीं जमात में चला जाता है और 10वीं पास कर लेता है, उसके दिमाग में ये कहीं बात बैठ जाती है कि अब उसने हाथ से काम किया, तो उसको एयर कंडीशन कुर्सी, चाहे वो मतलब किसी दफ्तर में चपरासी बन जाएगा, लेकिन वो हाथ से काम करने को वो, हालांकि काम जो है हाथ से करना, उसमें उसकी कितनी अफादियत है और उसके अंदर कितनी इकोनॉमी है। यानी हुनरमंद, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक गाड़ी ठीक करवाने गया तो मैंने पोस्ट लगाई कि 2 बच्चे थे, एक 18 साल का, एक 22 साल का, और उनकी जो 2 घंटे में मैंने इकोनॉमी देखी है, वो कम से कम एक दिन में 10,000 रुपये अर्न कर रहे थे। तो मैंने ये कहा, लिखा, लोगों को एड्रेस किया कि यार ये हुनर से हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि काम करते पाकिस्तान में, मतलब आप KPK में चले जाएं, बहुत सारी पाकिस्तान में आप जाएं तो काम करने वाले भी हैं, चले आप उसको स्किल लेबर ना भी कहें, लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा है कि हाथ से काम करने को हमको एक अजीब सा हो जाता है कि जैसे हम मैट्रिक पास करते हैं। शायद पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक मुनफरिद इस हवाले से इलाका है कि वहाँ पे उनको चाहे वो मास्टर डिग्री ले लें, लेकिन हाथ से काम करने का जो उनको जो लज्जत है ये उसको फरामोश नहीं कर, बल्कि उससे ज़्यादा वो हिज़ उठाते हैं
और शायद उसकी वजह से वो जो भी बच्चा वहाँ पे मैट्रिक कर रहा है या आगे ग्रेजुएशन कर रहा है, तो क्योंकि उसकी सराउंडिंग, उसकी सारी इन्वायरमेंट भी ऐसी है, तो वो इसी तरीके से वो भी उससे हेज उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम के साथ प्राइड को जोड़ दिया। हमने शायद उसको सर हमने उसको उलट कर दिया। हमने मतलब ओवर द इयर्स हम काम वालों को खराब नामों से पुकारते रहे, तो उसमें एक ज़हन में सिनेरियो बन गया। अच्छा, उसके अंदर भी जो गिलगित बल्तिस्तान में काम होता है या जहां भी लोग काम करते हैं, उसके अंदर भी सर हमने ऑप्टिमाइज नहीं किया। जी ठीक है। देखिए ना, एक कारीगर जो है वो अगर फर्ज करे महीने में 20,000 का काम करता है, अगर वो स्किल लर्न करता है, उससे बेहतर काम करता है, उससे बेहतर प्रोडक्टिविटी देता है, तो उससे ज्यादा काम। आप स्कर्दू गए थे ना गालबन, आपने यही वर्कशॉप्स कराने गया था? हाँ जी, वर्कशॉप करना, तो आपने ये स्किल ऐड करने के लिए गए, स्किल ऐड करने के लिए गए थे। और ये सर पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरी ये ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग तालीम हासिल करते हैं, अव्वल तो मतलब बहुत से लोग तो करते ही नहीं है, उनके लिए भी ये टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, और जो एजुकेशन हासिल करते हैं उनको भी हम देख सकते हैं। एक बच्चा जो है 8वीं जमात में अगर 50% नंबर लेता है, तो हम क्या तवक्को करते हैं कि वो मैट्रिक में जाके डॉक्टर बन जाएगा, या मैट्रिक में एक बच्चा 50-60% नंबर लेता है तो वो FSC में जाके क्या करेगा। हमें ये अपनी हिकमत से काम लेना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो 50-60-70% नंबर लेते हैं, उनको हमें डाइवर्ट करना चाहिए टेक्निकल ट्रेनिंग में, और उस ट्रेनिंग को एक्सेल करना चाहिए, यानी कि उनको हम सही तरीके सिखाएं। और आपकी जो अशराफिया है, जो हमारे हुक्मरान हैं, कहीं पे एक्चुअली हमारा रवायत ऊपर किसी सतह पे इंस्पिरेशन जिसको आप कहते हैं नजर नहीं आती ना, कि काम करने को अच्छी बात है। वहाँ पे तो एक्चुअली हमारे यहाँ जितनी भी इंस्पिरेशन है वो तो ये मिल रही है, जो बच्चे हैं ये वो, कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप मुझसे पूछें या किसी फ़र्द से पूछें कि आपकी नौकरी कैसी है, तो अगर वो ये कहे कि बहुत काम करना पड़ता है, तो जो पूछने वाले वो कहे हो। अगर वो कहे कि भाई नौकरी ऐसी है कि बस जाते हैं और कार्ड लगाते हैं और वापस आ जाते हैं, कि हम तुम्हारी बड़ी मौज लगी हुई है, तो एक अच्छी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अच्छी नौकरी की, वो तो ये है कि काम ना करना जो है वो अच्छी नौकरी। सर ये तो फिर आपने वो जो हमारा अमूमी माशरती रवैया है ना, वो तो मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैं मतलब नेगेटिव बात करना नहीं चाहता, लेकिन ये तो कैरेक्टरलेसनेस है ना, कि आप अगर ये सोचें कि मुझे काम के बगैर पैसे मिल जाए, तो ये तो मतलब फिर भकारीपन हुआ ना, कैरेक्टरलेसनेस। तो इससे तो हमने आगे जाना ना, ये तो बेस है ना, बल्कि बेस भी नहीं है, ये नेगेटिव चीज है। तो काम करना हमने, और काम भी हमने करना है सर, हमने स्मार्ट वर्क करना है, हमने काम टेक्नोलॉजी के काम करने हैं, आगे से आगे सीखना। अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक लेथ मशीन जिसको खराद मशीन कहते हैं, वो उसके ऊपर जो बंदा काम करता है उसको बहुत सा काम खुद से हाथ से मैनुअल करना पड़ता है। अब वही बंदा, अब फर्ज करेगा लेथ मशीन पे काम करने वाला बंदा 20 या 25,000 पे सैलरी देता है, अगर वही कारीगर थोड़ा सा एफर्ट करके CNC मशीन सीख लेता, ना सिर्फ ये कि उसकी एफर्ट कम हो गई, बल्कि उसकी जो वो उसका मुआवजा है वो भी डबल हो गया। तो यानी हम क्या करें, हम नई चीजें सीखें और उसमें एक्सेल करें। जितना ज्यादा हम हुनर पे तवज्जो देंगे, जितना ज्यादा हम इनको हाईटेक काम सीखेंगे, उतना ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी और हमारे लोग। तो जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, जो इस तरह की पॉलीटेक्निक वो इंस्टीट्यूट्स हैं मुख्तलिफ, जो है ये वो ब्रिज का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, इनका सिलेबस आउटडेटेड है सर, बिल्कुल निसाब आउटडेटेड है। आउटडेटेड निसाब के अलावा एक और भी प्रॉब्लम है, जो भी आपने पहले बताया कि उनमें जो लोग सिखाने वाले हैं उनका ख्याल है कि आराम से बैठ के नौकरी करनी चाहिए, एफर्ट नहीं करनी चाहिए। वहाँ भी ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि लोग बच्चों को बस वो हाजिर लगाओ और बस सुकून से बैठ, वो ये इनको एफर्ट करनी चाहिए। बल्कि पहली तो बात ये कि है ही बहुत कम, इदारे तो इतने होने चाहिए जितने आपके स्कूल है ना, इतने टेक्निकल होने चाहिए, सही। और उसके बाद हर फील्ड में होने चाहिए, ये नहीं कि हम एक फील्ड में काम करें। आपके पास किसान मजदूर कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में, खेतों में काम करने के लिए तरबियत देने वाला कोई सिलेबस, कोई इदारा नहीं है सर। अब देखें कि हम एग्रीकल्चर कंट्री, हम किसी भी बच्चे को आप कहेंगे यार ये किस तरह से ट्रैक्टर कैसे चलाना है, सोइंग मशीन कैसे चलानी है, कल्टीवेट कैसे करना है, किस खेत में कितना पानी चाहिए, कितना, और वो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। की बात है जो पब्लिक सेक्टर है ना, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पे तो आपको पता है ना सैलरीज की खास ब्रैकेट होती है, उससे ऊपर नहीं होती। अब इनको हुनरमंद IT के अफराद को भर्ती करने के लिए अपने उस ब्रैकेट बहुत ऊपर लेके, क्योंकि हुनरमंद मिलते ही नहीं है। और हमारे दोस्त हैं जो कि बैंक में हैं बेसिकली, तो वो बता रहे थे कि इतना ज़्यादा मुआवजा करने के बावजूद भी उनको कोई फ़र्क नहीं मिल रहा। IT के हवाले से खास महसूस नहीं मिल रहा। जो काबिल लोग हैं उनके पीछे उनके पीछे एग्जैक्टली, वो कहते हैं 23 साल का नौजवान मेरे पास आ गया और उसने कहा कि मैं तो इतना मुआवजा लूंगा, और 23 साल उसकी टोटल उम्र,
अगेन क्योंकि उसके पास हुनर था, काबिलियत। और फिर इसमें सर अभी बाकायदा जो है एक बोलियां लगती हैं सर। जी। एक बंदे को आप एडवांस देते हैं, आप उसको कहते हैं 1.5 लाख देता हूँ तो मेरे पास आ जाओ, दूसरी फैक्ट्री वाला कहता है मैं 2 लाख देता हूँ। और इसी तरह फसलों का हाल है किसानों का, किसान को अगर एक आदमी चाहिए वो भी कहता है भाई 1.5 लाख मेरे से एडवांस पेमेंट ले लो और मेरे पास आ जाओ। तो यदि एक तरफ 20-30 लोग % हमारे लोग हैं वो बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ कोई काम पे मजा नहीं, इस पे काम करने की जरूरत है। माइंडसेट लोगों को चेंज करने, उनको इंसेंटिव देना, उनको ट्रेन करना, और फिर जब ट्रेनिंग होगी, जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो खुद ब खुद उनके मशायरे अच्छे होंगे, लाइफ अच्छी हो जाएगी सर। और जिस हवाले से हमारा ख्वाब है एक खुददारी के हवाले से, कौम की खुददारी के हवाले से, कौमी खुददारी के हवाले से, वो काम से पूरा हो सकता है, इसके अलावा नहीं पूरा हो सकता कोई। इसके हवाले से खुद इन्हिसारी खुद के बगैर खुददारी जो है वो बिल्कुल ख्वाब ही हो सकता है, आ ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी। तो ये जो खुद इन्हिसारी का ख्वाब है, ये जो खुददारी का ख्वाब है, ये तमाम ख्वाब ही रहेंगे जब तक कि काम को उसको उसकी अप्रिशिएट या उसको स्ताइश नहीं की जाती, और काम के हवाले से उसके साथ एक प्राइड और एक फ़ख्र जो है उसके साथ नथी नहीं किया जाता। हमने जिस तरह कि अपने फादर साहब ने बजा फरमाया, हमने इसके उलट किया हुआ है। हम बाकायदा तज़ीक का, शायद हम समझते हैं कि ये तज़ीक वाला मामला है कि अगर किसी बंदे को काम करना पड़ रहा है, और अच्छी नौकरी के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से एक करैक्टरिस्टिक हमारे यहाँ एक करैक्टरिस्टिक ये है कि जिसमें काम ना करना पड़े। तो इस तरह ये जो खुद इन्हिसारी है, ये जो खुददारी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़कत ख्वाब रह जाती हैं या फिर एक नारे की सूरत में रह जाती हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखते रहिए माइंड मैटर्स।